नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बैंकर कपल पे। आज हमारे साथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्सनालिटी जिन्होंने अभी आरबीआई ग्रेड बी 2022 का एग्जाम क्लियर किया है, शुभम कुमार मीणा जी। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इस आज हम जानेंगे सर से उनका पूरा आरबीआई की क्या जर्नी थी, कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। और इससे पहले भी सर वर्क कर रहे थे एसबीआई में, तो उसके रिगार्डिंग हम सारी चीजें जानेंगे सर से, जो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी आरबीआई से रिलेटेड और कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। तो सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, जैसा कि मैम आपने बताया, मेरा नाम शुभम कुमार मीना है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ट्वेल्थ 2013 में कंप्लीट करी थी जयपुर से ही, और उसमें मैंने 95% स्कोर किया था, मेरिट मुझे मिली थी। और 2016 में फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए से कंप्लीट किया, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद ओके। 2016 से फिर मैंने अपना एम यूपीएससी की तरफ रखा, तो मैंने 4 इयर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करी। 4 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, 2016, 17, 18 और 19। बीच में मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था, लेकिन वो मैंने यूपीएससी की वजह से डिले कर दिया था। तो फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 2020 में कंप्लीट हुआ। और मुझे यूपीएससी में जब डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, तो फिर 2019 के बाद मैंने अपना माइंडसेट बनाया है कि मैं अपना फोकस अदर एग्जाम्स की तरफ टिल्ट करूँ, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना काफी जरूरी हो जाता है। तो फिर मैंने 2020 से फिर लॉकडाउन लग गया, तो उस टाइम को मैंने बेटर यूटिलाइज करा। उस टाइम जो भी एग्जाम्स थे मैंने सभी एग्जाम्स दिए। फॉर्चुनेटली एसबीआई की वैकेंसी उस टाइम निकली हुई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जनवरी 2021 से मैं एज ए असिस्टेंट एसबीआई में वर्क करता हूँ। ओके, तो सर आपकी जर्नी काफी वैसी थी कि पहले यूपीएससी दिया, फिर 4 साल तक क्लियर नहीं हुआ। तो जब 4 साल ऐसा एग्जाम जो हमारा ड्रीम होता है ना क्लियर हो, तो फिर कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और फिर बैंकिंग की तरफ कैसे आप गए। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे फादर है वो भी एसबीआई में स्केल 3 मैनेजर हैं। तो एक ओके। बैंकिंग का बैकग्राउंड रहा है। हालांकि मैंने यूपीएससी का मैं अपना टिल्ट रखा, लेकिन जब 4 इयर्स तक जब रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर एक आपको माइंडसेट बनाना होता है कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है। अगर आपको जब इतना बिलीव है कि हाँ मैं इस कैपेबल हूँ कि कुछ कर सकता हूँ। तो उस टाइम मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि आईबीपीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एलआईसी असिस्टेंट है, आरबीआई असिस्टेंट है। इन सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनके एग्जाम्स रेगुलर होते हैं और इनके जो रिजल्ट और रिक्रूटमेंट है काफी फास्ट होता है। तो फिर मैंने आईबीपीएस के लिए अप्लाई किया, और एलआईसी असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, एसएससी, हर तरीके के एग्जाम्स मैंने दिए। तो शुरू में मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे डिफिकल्टी जरूर आती थी क्वांट और रीजनिंग में। बट फिर धीरे धीरे एग्जाम देते देते प्रैक्टिस से वो काफी मैनेज हो जाता है। ओके, तो आपने फिर बैंकिंग की एग्जाम के साथ साथ आरबीआई की जब प्रिपरेशन की, तो क्या साइमल्टेनियसली आपने दोनों की तैयारी की थी या फिर एक बार बैंक में जाने के बाद आपने आरबीआई की तैयारी स्टार्ट की। नहीं मैम, पहले मैं अदर एग्जाम्स के लिए दे रहा था, जो एलआईसी वगैरह, आरबीआई मैंने बताया। और आरबीआई का मेरा ऐसा कुछ शुरू में प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब मैंने एसबीआई ज्वाइन किया, तो फिर आप देखते हो कि आप बैंक में कितना आगे तक जा सकते हो। तो फिर एसबीआई में मैंने देखा स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तक जा सकते हैं। फिर अच्छा, और कौन रेगुलेटर है, आरबीआई रेगुलेटर है। तो फिर आप उसकी डिटेलिंग में जाते हो कि अच्छा ये भी अपना एक सेपरेट रिक्रूटमेंट निकालता है, ग्रेड भी होता है। तो 2021 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था आरबीआई का, वो जस्ट कैजुअली दिया था कि चलो ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने कोई लीव वगैरह नहीं ली थी, और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था। तो अगर आप सीरियस अटेम्प्ट नहीं देते हो, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इंटरव्यू फिर मैं जब फाइनल सिलेक्शन था, वो मैंने 10 मार्क्स से मिस कर दिया था। तो एक वो, मतलब वहां से 2021 से मुझे एक्सपीरियंस था इस एग्जाम का। और फिर मैंने को प्लानिंग तो थी कि 2022 में वापस से देना है, तो इस साल फिर मैंने वापस अटेम्प्ट दिया। तो आपने जैसा बताया कि आपने कोई कोचिंग नहीं की थी इस एग्जाम के लिए, आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके एक बार अटेम्प्ट दिया, देन इस बार दूसरी बार दिया। तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी फेज 1 के लिए सर। जी मैम, तो फेज 1 में जैसा कि आपको पता ही है कि जीए 50 मार्क्स कैरी करता है, 40% वेटेज रहता है। उसके बाद रीजनिंग 60 मार्क्स का रहता है। तो ये दोनों सेक्शंस को आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अब जीए में 2021 से जो पैटर्न है काफी चेंज कर दिया है। काफी जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफी लेंथी हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। अब सोर्स अगर आप फॉलो करो, तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि आप 20-30 पेज की बुकलेट्स पढ़ के एग्जाम में जा रहे हो, तो वो बैकफायर हो जाता है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। जो अफेयर्स क्लाउड है, कोई भी आप एक सोर्स पिक कर लीजिए, अफेयर्स क्लाउड, अमित जिंदल का स्पॉटलाइट है,
या फिर आप अड्डा वगैरह के पढ़ते हो, तो वो रेगुलरली आपको फॉलो करने हैं। साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होते हैं, तो वो काफी हेल्प हो जाती है आपको। करंट अफेयर्स मतलब जो इंटरनेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, और जो अपना फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से जो रिलेटेड न्यूज रहती है, उनसे काफी थोरो होना है। मीन्स 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको एकदम थोरोली प्रिपेयर करने हैं। और फिर प्रीलिम्स के बाद जो फेज 1 जो 1 डेढ़ महीने का टाइम मिलता है, तो ओवर एंड ऑल आपको 4 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए। रीजनिंग 60 मार्क्स कैरी करता है, तो वो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वही जरूरी है कि आप सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनको आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे तो उससे काफी हेल्प होती है। उसके लिए स्मार्ट पीडा वेबसाइट है या टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है, वहाँ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो काफी अफोर्डेबल रहता है। और सेक्शनल वाइज आप जब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, तो आप ऑन एन एवरेज एक टॉपिक पे 52 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जब बाद में आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए, तो आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए अपियर हो सकते हैं। और बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, क्वांट की और इंग्लिश की, तो उसमें सर कैसी स्ट्रेटजी थी? क्वांट के लिए भी आपको सेम जो रीजनिंग में जो अप्रोच आपकी रहती है, वही अप्रोच आपको इसमें, रीजनिंग में जो अप्रोच है वही क्वांट में भी रखी है। आप सेक्शनल वाइज टेस्ट दीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, और आपका जो अदर टॉपिक्स होते हैं एलजेब्रा के, वही आपको काम आते हैं अपने डीआई वगैरह सोल्व करने में। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, तो वही सेम आप 50 to 100 क्वेश्चन उन पर प्रैक्टिस करिए। और जब आप एक बार 15 20 दिन में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर आप फुल लेंथ मॉक्स के लिए अपेयर हो सकते हैं। इंग्लिश सच मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है। हालांकि मैं जो इंटरव्यू में था वो हिंदी मीडियम से अपेयर हुआ था, लेकिन एग्जाम मैंने इंग्लिश मीडियम से ही दिया था। तो उसके लिए मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं किया। जब आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, और जो एक रीडिंग हैबिट आपकी वहां से डेवलप हो जाती है, तो वो इंग्लिश के लिए मैंने सच कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की। ओके, तो अगर कोई नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे आईबीपीएस की या एसबीआई की, तो क्या वो इसका फेज 1 उस प्रिपरेशन से क्लियर कर सकता है? मैम, जो पिछले साल से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसका एक जो लेवल है थोड़ा सा अलग हो गया है। आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ जो के जो एग्जाम्स होते हैं, उससे थोड़ा सा टफ हो गया है। तो आपको जो न्यू एक्चुअली कैच ये कि वो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो उससे आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। हम पुराने पैटर्न से करके चले जाते हैं, और वहां फिर वो हमारे को समझ में नहीं आता है कि एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उन तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फिर उसमें भी वो क्वेश्चन देंगे कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर है। तो कहने का मतलब ये कि आपको जो न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप हैबिचुअल हो पाएंगे। ओके, तो फेज 1 के लिए जो पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट है, वो आपने कौन से परचेज किए थे या कौन से लगाए थे मॉक टेस्ट? मैम, मैंने एडुटैप का प्राइमरी फोकस मेरे एडुटैप के मॉक टेस्ट थे, और दूसरा जो प्रैक्टिस मॉक है उसके मॉक टेस्ट भी मैंने दिए थे। ओके, और अगर फेज 2 की बात करें, तो फेज 2 में भी 3 अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो अगर हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का 1 बाय 1 एक बार आप स्ट्रेटजी बता दीजिए। यस मैम, वैसे मैंने अपने चैनल पे सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ईएसआई के पेपर है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, उसमें मेनली फोकस जो मेरा वही मुझे काम आया। तो अगर कोई नॉर्मल एस्पिरेंट है जिसका इकोनॉमिक से बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकता है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ, तो जो 11th 12th में हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, वो वीके जैन एंड पीके ओरी की एक बुक आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 पार्ट में आती है। तो अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी है कि वो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो इन बुक्स को रेफर कर सकता है। अदरवाइज जिसका इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड है, जिनको इन कंसेप्ट का पता है, इन्फ्लेशन का पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता है, जो इकोनॉमिक्स से थोड़ा भी ताल्लुकात रखता है, तो वो फिर किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे रमेश सिंह है, अब रमेश सिंह काफी बल्कि बुक हो जाती है, तो उसको आप सेलेक्टिवली 3 4 चैप्टर रीड करके अच्छे से अपनी ग्रिप बना सकते हो। ये जब स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको वो करंट अफेयर्स से डील करना होता है, कि जो द हिंदू में जो आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह को आप रेफर कर सकते हो। पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि आप किसी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो करता था, तो बिजनेस स्टैंडर्ड इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बिजनेस स्टैंडर्ड, अगर किसी को लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो इकोनॉमिक टाइम्स को रेफर कर सकता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस को रेफर कर सकता है। मतलब आप एक किसी भी एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को रेफर कर लीजिए। तो इकोनॉमिक्स का जो है स्टैटिक करने के बाद करंट अफेयर्स से जब आप उसको लिंक करोगे, तो इस पेपर की नॉलेज वहां से हो जाती है। दूसरा, जो एक सोशल सेक्टर वाली जो चीजें हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वुमेन्स हैं, तो इस तरीके के सेक्शंस की जो भी न्यूज़पेपर्स में आती है, जो करंट अफेयर्स में रहती है, उन न्यूज से आपको थोड़ा रहना पड़ता है। और साथ ही साथ जो इनकी स्कीम्स हैं, इन सेक्शन से जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इंग्लिश के लिए मैंने बताया वही, रीडिंग हैबिट आपको रखनी पड़ेगी। इस बार का जो पेपर था काफी लेंथी था, वहाँ पे पेशेंस चेक हुआ था बच्चों का, क्योंकि जो इंग्लिश में भी जो प्रिसिज और जो कॉम्प्रिहेंशन दे दिया था वो फाइनेंस से रिलेटेड दिए गए थे, डेरिवेटिव्स पे आपको प्रिसाइज दे दिया गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, तो वो जिसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है या फिर जो रीडिंग हैबिट अपनी नहीं रखता है, जो पेशेंस लूज कर देता है, उसके लिए वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ आपको माइंडसेट एक जरूरी हो जाता है कि एग्जामिनर पेपर के साथ आपको माइंडसेट भी चेक कर रहा है कि आप पेशेंस रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो। तीसरा फाइनेंस और मैनेजमेंट, जो पिछले साल मैंने गलती करी थी कि मैंने एफएम का जो पेपर था वो प्रिपेयर नहीं किया था, तो मुझे 50 मार्क्स मिले थे 100 में से, और फाइनल सिलेक्शन जो मेरा 10 मार्क्स मिस हुआ था वो इसी पेपर की वजह से हुआ था। तो इस बार मैंने वही अप्रोच अपनाया कि फेस वन से पहले एफएम वाले पेपर को प्रिपेयर कर लिया था। तो इस बार फिर जब मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए और फाइनेंस और मैनेजमेंट का जो पेपर था उसमें मुझे 70 मार्क्स मिले थे 100 में से। तो आप जो अप्रोच अपनाते हो कि पिछले अटेम्प्ट से मैंने सीखा कि 50 मार्क्स मिल रहे थे, इस बार मैंने नोट्स बनाया, अच्छा थोरोली प्रिपेयर करा, तो 20 मार्क्स मेरा एडिशन हुआ, तो शायद उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो इन सब के लिए फेज टू के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या सोर्सेस, मतलब आपने जो बताया वो अलग अलग ऐसे सोर्सेस है, तो कोई पर्टिकुलर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की? नो मैम, इसके लिए वही है, आपको बेस्ट पिक करना पड़ेगा कि आपको एक जगह कोई भी चीज नहीं मिल सकती है। अगर कोई सोचता है कि मैं एक कोचिंग के कोर्स को बाई करके आरबीआई ग्रेड भी बन जाऊंगा, तो वो एक सोच आपको हटानी पड़ेगी, वरना तो हर कोई 5-6 हजार का कोर्स लेके आरबीआई ग्रेड भी ऑफिसर बन जाएगा। तो आपको बेस्ट पिक करना है कि आपको इकोनॉमिक्स का कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, सोशल वाला कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, फाइनेंस का कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, और मैनेजमेंट का कंटेंट कहाँ से मिल रहा है। तो जो मैंने रेफर किया था, एक खाली जो एडुटेप के फाइनेंस और मैनेजमेंट के नोट्स थे, उनकी समरी शीट्स को मैंने रेफर किया था। वो आपको कंपाइल करके और एक जगह पे दे देते हैं, उससे आपके काफी एफर्ट्स बच जाते हैं, और मेरे ओपिनियन में इस पेपर की भी वो सोर्सेज बेस्ट है। ओके। और अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है, उसके लिए भी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी एग्जाम के पहले? यस मैम, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी में जो होता है वो पेन एंड पेपर मोड पे होता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे आरबीआई में वो आपको टाइपिंग करना होता है। अब वहाँ पे फिर कीबोर्ड भी वो उसी हिसाब से देते हैं कि कुछ कीज काम कर रही है नहीं कर रही है, तो वो रफ एंड टफ कीबोर्ड होते हैं, उनसे आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको नॉलेज काफी अच्छी होती है, लेकिन वो टाइपिंग में अच्छे नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं अपना 15 से 20 मार्क्स वहाँ पे लूज कर देते हैं। तो अगर आपको एक एडवांटेज लेना है तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। 400 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होता है, 600 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो टाइमिंग लगा के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 600 वर्ड्स के लिए मैंने 25 मिनट्स डिसाइड कर रखा था कि 20 to 25 मिनट्स में मेरे को क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, और जो 400 वर्ड्स वाला क्वेश्चन होता है वहाँ मैंने अपने लिए 20 मिनट्स का टाइम डिवोट कर रखा था कि 20 मिनट्स में मेरे को क्वेश्चन कर लेना है। तो इस पे आप प्रैक्टिस करिए कि आप जो क्वेश्चंस हैं उसको नोटपैड में टाइप करें, क्योंकि वहाँ पे ऑटो करेक्ट का फीचर नहीं रहता है। और अगर आप नोटपैड में टाइपिंग करेंगे तो वो आप काफी एग्जाम लेवल से हैबिचुअल हो जाते हैं। तो दूसरी चीज, आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस का जो टाइम लिमिट है आप 1-2 मिनट पहले उसको कंप्लीट कर लें, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स अपनी देख पाए, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी है तो फिर वो कहीं ना कहीं मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो ये टाइपिंग प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस मैम, और वो भी स्पेशली नोटपैड में करें तो ज्यादा एडवांटेज रहेगा। ओके। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो आपने जैसा बताया कि आपने हिंदी में इंटरव्यू दिया था, तो ये यस मैम। चूज करने का ऑप्शन एग्जाम फॉर्म फिलिंग के टाइम आ जाता है? यस मैम, फेज टू के बाद इंटरव्यू से पहले आपको एक बायोडाटा फॉर्म फिल करना होता है, जो ओके। आरबीआई को ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना होता है। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने होते हैं, मार्कशीट्स वगैरह। तो बायोडाटा में आपसे मेंशन करवा लेते हैं कि मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपको क्या रखना है, अदर हिंदी और इंग्लिश, उसको आपको फुल फ्रीडम होती है कि आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। और दूसरा, यस, यही था। तो आपने हिंदी क्यों चूज किया था? मैम, जो मैंने पिछले जैसे आईबीपीएस में मैंने क्लियर करा हुआ है, 2021 में मेरे को बैंक ऑफ इंडिया मिला था, लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट आरबीआई था तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। इस बार भी मैंने एज ए बैकअप आईबीपीएस अपीयर हुआ था, तो उसमें भी मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला था, तो वो भी मैं अभी एक्सटेंशन ले रखा था कि अगर यहाँ नहीं होता है तो एज ए बैकअप मेरे लिए काम करता है कि मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता। तो मैं मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा इंटरव्यूज में अपीयर होने का। मैं एफसीआई एज ए मैनेजर इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो आईसीओ का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप किस लैंग्वेज में अपने आप को कन्वे कर पाते हो, क्योंकि सिर्फ आपको आंसर नहीं देना होता है, जो एसेंस है आपकी बात का, जो आंसर है वो कन्वे एग्जाम आप पैनल को कन्वे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं हिंदी में अपने जो कहना चाहता हूँ उसको ज्यादा बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो उसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने हिंदी एज ए मीडियम
अपने इंटरव्यू को रखा। जैसे पिछली बार मेरा हिंदी की वजह से नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये डाउट भी आता है कि शायद इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया, इस वजह से शायद मेरे मार्क्स कम रहे या नहीं हुआ। लेकिन मैं रेजुलेट था, अब मैंने माइंड बना लिया था कि ये रीजन तो नहीं हो सकता, अदरवाइज वो मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपको चूज करने का ऑप्शन वहां पे नहीं देते। तो इस बार जो डाउट था वो मैंने हिंदी के लिए जाना सही समझा। मतलब आपने लास्ट टाइम भी हिंदी में ही दिया था और इस बार भी यस हिंदी मैम। में ही दिया है। तो यस मैम। इंटरव्यू में आपके अराउंड क्या मार्क्स थे, आपको अगर ध्यान हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारे एस्पायरेंट्स को ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर क्या हमारा आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत कॉमन डाउट है ये एस्पायरेंट्स का। जी मैम, वो जेन्यून डाउट है। देखो अब मार्किंग पे जाए तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो पैनल किस तरीके से मार्किंग करता है वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज किस तरीके से मार्किंग होती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। तो लास्ट ईयर जो मुझे मार्क्स मिले थे वो 19 मार्क्स मिले थे 75 में से। अब मुझे इंटरव्यू का अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने किस वजह से जज किया या फिर उन्हें शायद में सुटेबल कैंडिडेट नहीं लगा, तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे 19 मार्क्स दिए। तो इस बार भी मुझे एवरेज मार्क्स ही मिले हैं, इतना ज्यादा अच्छा मेरा इंटरव्यू में स्कोर नहीं। तो आपको तो क्या वहां पे लगता है आपकी ये फिर हिंदी के कारण ऐसा हुआ है, या फिर अगर आप इंग्लिश में देते तो क्या ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये हिंदी की वजह से ऐसा हुआ है। वो पैनल अपना जो माइंडसेट होता है, उन्हें किस तरीके से वो मार्किंग करते हैं, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग यहाँ से ये रहती है कि आप इंटरव्यू पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, फेस टू में इतना अच्छा स्कोर करें कि आपका अगर इंटरव्यू में कुछ मिस हैपनिंग भी होता है तो फेस टू से वो कवर हो जाए। तो इंटरव्यू के लिए आप क्या स्ट्रेटजी बताएंगे एस्पायरेंट्स को, क्या मॉक इंटरव्यूज देके जाना चाहिए या किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मैम मॉक इंटरव्यू तो देना काफी जरूरी है, क्योंकि उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लास्ट ईयर जिन प्लेटफॉर्म्स पे मैं मॉक इंटरव्यू के लिए अपियर हुआ था उनमें एडुटेप है, आई एग्जाम भी है और अनुज जिंदल है। तो लास्ट ईयर ये हुआ था कि मुझे किसी भी मॉक इंटरव्यू में पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला था। सभी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के लिए मुझे कहा गया था कि आप अपने आंसर्स को लेंथी कर रहे हैं या शॉर्ट रखते हैं, एक कन्विक्शन आपकी बातों में नजर नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस शो नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर जो हुआ वो हुआ। इस बार फिर मैंने कुछ भी स्पेशल इसके लिए नहीं किया, खाली सेम सोर्सेज अपने रखे। नोट्स इंटरव्यू के मेरे बने हुए ही थे आरबीआई की वेबसाइट से, जो नोट्स मैंने बनाए थे, खाली मेरे को करंट अफेयर्स अपने अपडेट करने थे। आरबीआई वेबसाइट प्राइम फोकस हो जाता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ आपके जो एनुअल रिपोर्ट है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो सब वहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज रहती है, वो आरबीआई की वेबसाइट से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो इस बार जब मैं मॉक इंटरव्यूज के लिए अपियर हुआ, सेम प्लेटफॉर्म पे मैं अपियर हुआ, आई डोंट नो कि क्या चेंज हुआ, लेकिन इस बार जो भी फीडबैक मुझे मिले वो एकदम लास्ट ईयर के कॉन्ट्राडिक्टरी थे। इस बार मुझे एकदम पॉजिटिव फीडबैक मिले कि हाँ, आप तो एकदम रेडी हैं, बिंदास होकर इंटरव्यू के लिए जाइए। तो मॉक इंटरव्यू के लिए जो मैं पॉइंट बताना चाहूंगा वो ये होता है कि वहां से जो फीडबैक मिलता है, आप वही माइंडसेट कैरी करके रियल इंटरव्यू में जाते हो। तो अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला है तो उसका एडवांटेज रियल इंटरव्यू में जरूर होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस वहां पे शो होता है। हम्म। तो इंटरव्यू का हो गया, और ये सारा ये जो पूरी एग्जाम थी, ये तो आपने आरबीआई का एसबीआई में रह के दिया, तो एसबीआई में तो सबको यस। पता है कि वर्क प्रेशर तो होता ही है। कोई भी बैंक यस हो, मैम। चाहे एसबीआई हो या और भी कोई बैंक हो, तो वर्कलोड होता है। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया, क्या टाइमिंग होता था आपका पढ़ने का, और किस तरीके से आपका डेली रूटीन रहता था प्रिपरेशन के लिए। जी मैम, जैसा कि हम बैंकिंग में जानते हैं, जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता है। तो ये आप लगा लो 9 से 7, तो मतलब टाइमिंग रेगुलर रहता है ये कि आते आते आपको 7 बज जाएंगे। और फिर ब्रांच में जिस तरीके का वर्क कल्चर है, मतलब आप कितना भी शांत स्वभाव वाले इंसान क्यों ना हो, कोई ना कोई कस्टमर ऐसा होता ही है कि वो आके, अब वो बैंकिंग सर्विस से अनसेटिस्फाइड है या कोई भी पर्सनल रीजन हो, तो कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने आता ही है। तो वहां आपको अपना माइंडसेट एक वो रखना है कि हाँ, मुझे अपना कूल माइंड रखना है। कई बार होता है कि आप अपना टेम्पर भी लूज कर देते हो, लेकिन इस तरीके की चीजें वो आपको डिस्टर्ब करेगी। लेकिन बैंकिंग एक्सपीरियंस को मेरी यही एडवाइस है कि जो भी ब्रांच में होता है वो ब्रांच में आप छोड़ के आए, घर आके उसको कैरी ना करें कि आप उस चीज को लेकर के बैठे हैं या फिर अपना मूड खराब कर रखा है। तो उससे एक आपका जो मूड है वो भी खराब होता है और जो आपका टाइम है वो भी खराब होता है। तो ब्रांच की चीज को ब्रांच में छोड़ के आ जाए, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है कि वहाँ इस तरीके की चीजें होंगी। आप इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, कितना भी कंट्रोल कर लो ऐसा कुछ ना कुछ होगा। खैर ये सब छोड़ते हैं, तो प्रिपरेशन की बात बैंकिंग के साथ कैसे करनी है कि जो इसमें दो चीजों को डिवाइड कर लेते हैं। करंट अफेयर्स रिलेटेड जो प्रिपरेशन है उसको हम रखते हैं, क्योंकि वो एक काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है। फेस 1 में 80 मार्क्स और फेस 2 में करंट अफेयर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो आप मॉर्निंग का जो टाइम है वो आपको 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को डिवोट करना है, कि आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं
या कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं, एडिटोरियल से रीड कर रहे हैं, तो वो मॉर्निंग में आप करके जाएं। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आपको ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, आज दिन की शुरुआत अच्छी रही है और मैं कुछ पढ़ के आया हूँ। तो वो आपको एक वो टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ शाम को जाकर के मेरे को कवर करना है यार, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती है। उसके बाद जब ब्रांच आ जाए 7 से 8 बजे, उसके बाद आप अपना फेस टू पे जो भी है आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें कि एक, इसको ये नहीं है कि आप फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई दोनों पेपर्स को साथ में लेके चल रहे हो। एट ए टाइम एक पेपर को आप पिक कीजिए कि मुझे 1 से 1.5 महीने में एक पेपर फिनिश कर लेना है, उसके बाद ही मैं दूसरे पेपर पे जाऊंगा। तो आने के बाद जो भी आपका 1.5 से 2 घंटा है वो आप फेस टू की प्रिपरेशन को टॉपिक वाइज आराम से डिवोट कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि इस एग्जाम के लिए आपको 8-9 घंटे की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे अपना निकाल पा रहे हो तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, इसमें वैसा जैसे यूपीएससी भी, अभी यूपीएससी की बात कर लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 बार आपने दिया था लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन, तो यस। उस टाइम पे काफी डीमोटिवेटेड फील होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो फिर उससे आप कैसे बाहर आए, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा? यस मैम, तो 4 इयर्स जो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूपीएससी के अलावा भी कोई पेपर्स होते हैं। तो मैंने 4 इयर्स ओनली 4 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए, और उसके बाद पता चला कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं वो ईगो पे रखता, उस जिद पे रहता कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, तो शायद आज मैं 6 अटेम्प्ट अपने यूपीएससी के एग्जॉस्ट करके और घर पे खाली बैठा होता। तो आपको वो पॉजिटिव रहना है और वो माइंडसेट कैरी करना है कि नहीं यार कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आप डिमोटिवेट होकर नहीं बैठ सकते। वो ना आपको बेनिफिट करेगा, ना आपके घर वालों को बेनिफिट करेगा, और ना लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को वो पॉजिटिव वे में इम्पेक्ट करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो ईगो साइड में रख के उस चीज को एक्सेप्ट करना होता है कि शायद हाँ कुछ मेरी कमी रही होगी, या फिर मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूँ। उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हाँ शायद कुछ और करना चाहिए, तो एक ब्रेक लेना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मैं यूपीएससी करना चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो ब्रेक बहुत जरूरी होता है। आप अपने आप को ब्रेक दें, 1 साल 2 साल दूसरी चीजें ट्राई करें कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। कुछ तो इसके मतलब अल्टरनेटिव आपको रखना ही होगा बैकअप। जैसा कि मैंने बताया यूपीएससी में 4 इयर्स मैंने कोई बैकअप नहीं रखा, तो एक काफी धक्का सा लगा 2019 के बाद कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने देखा मैं जहाँ 2016 में जहाँ था वहीं 2019 में खड़ा हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आप काफी कुछ चीजें सीखते हैं और पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है पर्सनल लेवल पे, वो एक अलग चीज है। बट आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो 2020 के बाद जब मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए हर जगह बैकअप कर रखा था कि आईबीपीएस पीओ मैंने अपना एज ए बैकअप रख रखा था। और 2 इयर्स मैंने कंटिन्यूसली फेक किया। इस बार जो आरबीआई के साथ मैंने ईसीजीसी पीओ भी अपना बैकअप रख रखा था, तो इस साल मेरा ईसीजीसी पीओ भी क्लियर हुआ है। तो मैंने अपने लिए हर जगह एक अच्छी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर ये नहीं तो ये अगर आरबीआई नहीं होता है तो ईसीजीसी, आरबीआई नहीं होता है तो आईबीपीएस पीओ। इस तरह की प्लानिंग मैंने कर रखी थी जो हर एस्पिरेंट को करनी चाहिए, क्योंकि आज काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, और अगर हम एक चीज पे रिलाई करेंगे तो एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे जब सिलेक्शन नहीं होता तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं वो काफी ज्यादा बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स फैमिली का क्या रोल होता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? जी मैम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फैमिली और फ्रेंड्स वाले। पहला तो ये कि जो आपने बताया कि रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो अब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो इन चीजों से इम्पेक्टेड होते हैं वो फिर अपना मूड खराब करके बैठ जाते हैं कि उसने मेरे को ये बोल दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें ऑफ कोर्स इम्पेक्ट करती है, लेकिन इनका ये होना चाहिए कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको खुद पे बिलीफ होना चाहिए कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, या फिर आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आईबीपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन नहीं करा, तो हर कोई बोलता था यार ये बहुत गलत डिसीजन रहा, आपने आईबीपीएस ज्वाइन क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि हाँ यार मेरा क्या टारगेट है, मैं आरबीआई टारगेट कर रहा हूँ, इस साल नहीं तो अगले साल कर ही लूंगा। तो आप जो डिसीजंस लेते हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कि मैं अगर ये कर रहा हूँ वो मेरा माइंडसेट है। अब मैं उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के लोगों को तो नहीं बता सकता कि मेरा क्या विजन है या मैं क्या कर रहा हूँ। रिलेटिव्स जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो अपने आप को इंटरनली पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये प्लान है और मैं इस पे कर रहा हूँ। अगर वो कॉन्फिडेंस आप में है तो आप उस बात पे एकदम अपने बने रहिए, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपको मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी आपने बताया कि ईसीजीसी पीओ भी आपका क्लियर हुआ था। तो यस ईसीजीसी मैम। पीओ के लिए आपने अलग से कोई तैयारी की थी, या जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी उसी से ये वाला एग्जाम भी क्लियर हो गया? नहीं मैम, मैंने इसीजीसी पीओ के लिए कुछ सेपरेट प्लानिंग नहीं कर रखी थी। जो आरबीआई की प्रिपरेशन थी उसी से वो मैंने एग्जाम क्रैक किया है। हालांकि उसमें एक अलग अप्रोच चाहिए थी। फॉर एग्जांपल वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी वगैरह रिलेटेड न्यूज आपको ऑफ कोर्स रीड करनी पड़ेगी जो आपको काम आता है, और इंटरव्यू में तो स्पेसिफिकली आपको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो
अगर कभी मौका मिलता है तो हम ईसीजीसी पीओ पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पे मैं अपनी ईसीजीसी पीओ की जो स्ट्रेटेजी है या जो एक अलग अप्रोच मैंने इंटरव्यू के लिए अपनाई थी वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। हाँ, हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और वीडियो लेके आए ईसीजीसी पीओ के लिए सेपरेट, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इसकी वैकेंसीज आए तो जो भी एस्पायरेंट्स है उन्हें पता हो कि इसके लिए क्या अप्रोच रखनी है। श्योर मैम। तो सर एट लास्ट आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को, जो न्यू हैं उनके लिए भी, और जो एक दो टाइम से दे रहे हैं, एक दो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए भी। यस मैम। तो इसमें मैं पहले उन एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगा जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, या तो उनका फेज वन क्लियर नहीं होगा या फेज टू में रह गए होंगे, इंटरव्यू तक भी कई कैंडिडेट्स ले जाते हैं। तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि आप पॉजिटिव रहिए। आरबीआई एक ऐसा एग्जाम है जहाँ आप ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था, तो वो एक माइंड मुझे ये पॉजिटिव एनर्जी जरूर थी कि हाँ इस बार जरूर निकलेगा। इसमें ऐसा मैंने बहुत कम एक्सपीरियंस ऐसे देखे हैं जो मतलब इस इंटरव्यू तक पहुंचे और अगले साल उनका फेस वन नहीं निकल रहा है, फेस टू नहीं निकल रहा है। अदरवाइज 90% एक्सपीरियंस मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर उन्होंने इस बार फेस वन निकाला है तो अगली बार फेस टू निकालेंगे या इंटरव्यू तक जाएंगे। और जो इंटरव्यू में रह गए हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर कर ही लेते हैं। इस तरीके का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ही रहा है। और जो न्यू कमर्स है 2023 के लिए, उनको एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी फेस को लाइटली ना लें। आइदर इट इज फेस वन, फेस टू और इंटरव्यू, किसी भी फेस को लाइटली ना लें, क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने एक पेपर एफएम का लाइटली लिया था उस वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया था। और जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हर कोई जी तोड़ करके मेहनत कर रहा है, तो आपको मतलब ए टू जेड कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखनी। आइदर इट इज रीजनिंग, क्वांट या फिर जनरल अवेयरनेस है, मेंस में जो टाइपिंग प्रैक्टिस है या ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो 3-4 घंटे की रेगुलर प्रैक्टिस से, 3-4 महीने की प्रिपरेशन से इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारी चैनल पे आने के लिए और अपना वैल्यूएबल गाइडेंस देने के लिए एस्पायरेंट्स को। आई होप कि हम एक और वीडियो आपके साथ कर पाए ईसीजीसी पीओ के रिगार्डिंग। सो यस मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इस रिगार्ड में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो मैं एडुटेप के लिए, एडुटेप प्लेटफॉर्म पे मैं गया था इंटरव्यू के लिए, उसी के साथ मुझे 3-4 कोचिंग से और मतलब कॉल हुआ था कि आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपनी बात को कह दूं। और दूसरा, मैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट पर इंटरव्यू देने से अच्छा है कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के जो चैनल है वहां जाकर के अगर मैं अपनी बात बोलूंगा तो वो एस्पिरेंट्स को ज्यादा वे में वो कनेक्ट कर पाएंगे और उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर कि हम आपका इंटरव्यू ले पाए, क्योंकि हम भी ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एस्पायरेंट्स को हेल्प हो पाए। अलग अलग एस्पायर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका हम इसीलिए इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा हेल्प कर पाएगी एस्पायरेंट्स को, क्योंकि हम अपनी यस। स्ट्रेटेजी कितनी बार शेयर करेंगे। तो इसीलिए हम अलग यस। अलग जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कोशिश करते हैं कि उनका इंटरव्यू ले पाए। तो इसी सीरीज में देखते हैं आगे भी हम अगर आपके साथ जुड़ पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। होपफुली। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।